अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 7 बजे मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आईनी तरमीम, अदालती इस्लाहात, खींचातानी और सियासी हालात के बाद अब होने लगी है दोबारा इंतखाबात की बात। ये मामला मौलाना फजलुर रहमान के हालिया बयान के बाद शुरू हुआ है। नाज़रीन, उनका मौक़िफ़ यह है कि अब मुल्क को इंतखाबात ही बचा सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने आईनी तरमीम पर भी होने वाली महाज आराई पर लबकुशाई करते हुए बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहा कि 26वीं तरमीम के लिए हुकूमत ने 11 अराकीन खरीद लिए थे। अगर JUI के वोट न होते तो खतरनाक ड्राफ्ट सामने आ सकता था। ये खतरनाक शिकें कौन सी थी जिनका तस्करा मौलाना फजलुर रहमान ने किया, और हुकूमत ने इन शिकों को क्यों शामिल करना चाहा लेकिन कर नहीं पाई, इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ ये जो 11 अराकीन के खरीदने की और फिर खास तौर पर मुल्क में इंतखाबात की ज़रूरत पर जोर दिया है जिस तरह मौलाना साहब ने, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ GHQ हमला केस के हवाले से आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, और एक और हमला जो है वो गुज़श्ता रोज़ लंदन में हुआ है। लंदन में ये अटैक किस पर हुआ है, क्यों हुआ है, और उसके बाद वज़ीर दाखिला जो है पाकिस्तान के, उन्होंने क्या बयान दिया है, इस पर भी आज हमारे शो में बात कर रहे होंगे। मैं वेलकम करना चाहूँगी हमारे पैनलिस्ट को। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ एहसान अहमद साहब, माहिर कानून है, स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। साथ ही साथ ताहिर नईम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, स्टूडियो में हैं बराह रास्त इस्लामाबाद से। शराज हसनात साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर, सीनियर तज्ज़ियाकार, और सीनियर सहाफ़ी काशिफ रफ़ीक साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि गुफ्तगू का आगाज़ जो है शराज साहब आपसे कर लें, क्योंकि आज आपने काफ़ी दिनों के बाद हमें ज्वाइन किया है। ये मौलाना साहब को अचानक क्यों याद आ जाती हैं सारी चीज़ें? आज उन्हें अचानक से ये क्यों याद आ गया कि मैं बता दूँ आवाम को कि जो 11 लोग थे ये ख़रीदे गए थे, हमारी तो ज़रूरत थी ही नहीं? इसका मकसद क्या है, क्यों, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? लेकिन आसमा, पब्लिक प्रेशर है और पब्लिक प्रेशर को काउंटर करना है। मौलाना साहब बाकायदा तौर पे जो भी बेनिफिट्स उन्होंने दिए हैं या नहीं लिए, बहरहाल काफी चीजें बाहर तो निकल रही हैं, उसकी कंफर्मेशन कोई नहीं है। हाँ। मगर वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्होंने गवर्नमेंट का साथ दिया तो किसी असूली तौर पे दिया, और काफी हद तक वो इसमें कामयाब भी नजर आते हैं, जिसमें खास तौर पे तरमीम 55 से कम होके जो जो 26वीं थी उसकी मेरे ख्याल 22 तक रह गई थी। तो लुब्बे लुआब ये है कि मौलाना को जब ये कहा गया कि क्या वो गवर्नमेंट में शामिल हो रहे हैं, तो उसका भी जवाब उन्होंने नहीं यही दिया था कि वो अपोजिशन में है। तो इमेज बिल्डिंग वो ये कर रहे हैं कि एक पुराना रोल जो किसी जमाने में नवाबजादा नसरुल्लाह खान करते थे, कि जो अपोजिशन में भी रहते थे मगर गवर्नमेंट की तर्जुमानी करते हुए अपोजिशन और गवर्नमेंट के मसाइल को हल भी करते थे और लोग उनकी मानते भी थे। तो मौलाना उस पॉजिटिव रोल में आ रही है, जो अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा होना चाहिए जिसको दोनों पार्टियां सुने, उनकी बात माने। और इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बताना ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट किस लेवल पे चली गई थी, और यही मेरा स्टांस था जो पहले दिन हम कह रहे थे कि देखें, जो 5 लोग थे उनका भी इंटेंशनली इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था, जबकि वो अपनी रिक्वेस्ट दे चुके थे। तो ये प्लान आज का नहीं था, ये पिछले कई महीनों से हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ये प्लान बनाती चली आ रही थी कि जब उन्होंने इन तरमीम पे जाना है तो किस तरह इन 5 लोगों को अपने साथ शामिल कराना है, किस तरह ये 5 लोग जब उनके हक में वोट देंगे तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, क्योंकि जब वो आजाद ही होंगे तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। दूसरी तरफ पीटीआई ये कह रही थी कि ये उनके लोग हैं, और अभी भी उनका यही स्टांस है। तो एक सीक्वेंस है जो चला आ रहा है, और मौलाना की बात में बहुत वजन है, क्योंकि मौलाना का ये कहना है कि अगर वो हुकूमत का साथ ना भी देते तो वो 11 लोग सामने आ जाते थे। अब 5 लोग तो ये हैं, और बाकी 6 भी ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि किसी की बीवी घर से गायब हुई, किसी का बेटा घर वापस पहुंच गया और उसने ट्वीट किया, किसी ने कहा कि जी मैं खुद घर वापस आ गया हूं। यानी ये 6 के 6 लोग भी आइडेंटिफाई हैं, और ये सारे 6 के 6 लोग पीटीआई के थे, जो डिक्लेयर्ड पीटीआई के थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए हम तो सामने आई नहीं, वोट नहीं दिए। बैरिस्टर गौहर ने भी ये वाजे कर दिया था, और 2 लोगों के तो उन्होंने नाम भी ले लिए थे ना कि ये 2 लोग हैं, मगर वो दोनों लोगों ने भी वोट नहीं दिए। लेकिन रियलिटी ये थी कि ठीक अगर है। मौलाना साहब ना शामिल होते तो हुकूमत जो दावे कर रही थी कि हम मतलूबा तादाद ले चुके हैं, वो इसमें फिर भी सक्सेसफुल होते, मगर हॉर्स ट्रेडिंग हो जाती, हाउस अपना फ्लोर क्रॉसिंग हो जाती। फ्लोर क्रॉसिंग हो जाती। अच्छा, अब ये जो बातें हो रही हैं ना, हाफिज़ साहब मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सभी के इल्म में ये है कि 27वीं तरमीम जो है वो होने जा रही है, लेकिन मुझे फिर उसमें मौलाना साहब का किरदार बता दीजिएगा कि हम क्या देख रहे होंगे। अव्वल तो ये कि आप समझते हैं कि ऐसी तरमीम होने जा रही है, फिर जुडिशल कमीशन को भी लेकर कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसे मामलात रह गए हैं जिसके लिए तरमीम जो है इसका आना ज़रूरी है। पहले तो ये फरमा दीजिएगा, फिर मौलाना का उसमें हम क्या किरदार देख रहे होंगे, क्योंकि अभी जो सारा उन्होंने किरदार अदा किया उसके बाद तो कहीं ना कहीं ये जो बयान है हालिया जिस पे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं हाफिज़ साहब, उससे लगता है कि वो मुकर रहे हैं उससे जो उन्होंने किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, एक तो बड़ी बात वाज़ेह है कि जो पहला प्रोसेस चला था उस प्रोसेस के अंदर अगर सबसे ज़्यादा किसी ने पॉलिटिकली अपने आप को एक्सेलरेट किया है, या इस सारे प्रोसेस के अंदर जो सबसे ज़्यादा किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अचीवमेंट मिली है, जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ही है।
अगर आप उनका रोल देख लें तो बावजूद इस चीज़ के कि पाकिस्तान की 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई है, पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी मकतबा फ़िक्र ने मौलाना साहब या उनकी पार्टी को डायरेक्ट टारगेट नहीं किया। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि मौलाना का उसके अंदर जो रोल था वो बड़ा कलीदी रोल था, और उसके अंदर जो पाकिस्तान की दो इस एरियाज थे, जिसके अंदर एक तरफ सारी गवर्नमेंट थी और दूसरी तरफ PTI था, उसको मौलाना साहब ने एक ब्रिज के तौर पे लिया और ऐसी सारी चीज़ें जो है उनके ऊपर कंसेंसस लेके आए कि जिसके अंदर सवाए इस चीज़ के अंदर ये है कि PTI जस्टिस मंसूर साहब के उस प्रोसेस पे बात करती है कि सीनियर मोस्ट आना चाहिए, अदरवाइज़ जितनी भी चीज़ें आई हैं PTI ने उसे ओन किया है। और उस अमेंडमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आपका पार्लियामेंट्री कमेटी बननी थी उसके अंदर उन्होंने अपने नाम दिए, नॉमिनेशंस किए। मौलाना साहब की आज की भी स्टेटमेंट देख लें कि जी शायद उनकी अपनी कंपल्शन थी जिसकी वजह से नहीं आए। उसके अंदर मौलाना ने किसी जगह नहीं कहा कि ये जो हमने जिस पे साइन किए थे या जिस पे एग्रीड हुए, PTI ने उसे कहा है कि हम इसको नहीं मानते। फिर आज भी आप देख लें जो जुडिशल कमीशन की नॉमिनेशंस हो रही है उसके अंदर भी PTI जो है वो अपने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको नाम दे रही है और उसके अंदर जाना चाह रही है। तो इसके अंदर ये है कि जो मैक्सिमम कंसेंसस था वो उस सारे प्रोसेस के अंदर आया और मौलाना साहब ने 4 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त अपनी मनवाई। एक, उन्होंने अपने आप को एक जिस तरह कहते हैं ना कि मीडिएटर के तौर पे और एक बड़े पॉलिटिकल लीडर के तौर पे मनवाया। फिर सूद के मामले के अंदर जो 2028 के अंदर उन्होंने वो करवाया, मदारस की रजिस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने एक चीज़ करवाई, और चौथा उसके अंदर ये आया कि जो चीज़ें कही जा रही थी अबाउट सर्टन एरियाज़ के अंदर उनसे उन्होंने गवर्नमेंट को कंसीड करवाया। लेकिन आसमान जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप इस सारे कॉन्फ्रेंस के अंदर चले तो गए और PTI जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ चली गई। तो बुनियादी तौर पे ये था कि वो जस्टिस फाइज ईसा साहब का रास्ता रोकना चाह रहे थे, या वो कह रहे थे कि किसी भी तरीके से जो है जस्टिस फाइज ईसा नहीं आने चाहिए। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल कॉन्सिक्वेंस थे उन्होंने उसको कंसीव नहीं किया था या परसीव नहीं किया था। अब ये है कि आपकी इस अमेंडमेंट से 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई। एक ये है कि पार्लियामेंट विदाउट सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर एक जो बड़ा गैप था वो पाकिस्तान की इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने उसको पूरा किया। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स अनब्रिडल्ड जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर या पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर, उसको पाकिस्तान के इस आइन ने जो है उस आइन के ताबे ला के, और जो चीज़ें मैं और आप टॉक शोज के अंदर या अपने, और तीसरी एक चीज ये है कि क्योंकि आसमा आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो आइडिया दिया वो मिसफिट है इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है, तो उसके लिए आपने इस प्रोसेस को आगे लेके जाने के लिए या पाकिस्तान के आम आदमी को एक इंस्टेंट जस्टिस के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। वो आपकी फेडरल लेवल पे भी है और आपकी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है, और मेरा ख्याल है कि यही वो बुनियादी वजह बनेगी जो 27 पे है, और इसको PTI भी एक्सेप्ट कर रही है या पॉलिटिकल पार्टीज भी है कि इसके अंदर एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्लॉज हैं जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, और वो जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही की तरफ एक अल्टीमेट सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन उसमें भी मौलाना साहब का बयान है ना हाफिज साहब, मैं चाहूंगी काशिफ साहब से उसका जवाब लेते हैं। काशिफ साहब, नहीं देखें, मौलाना ने तो असेंबली के प्लेटफॉर्म पे ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ और पर्सनैलिटी से निकले। तो मौलाना पर्सनैलिटी से भी निकल गए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उन्होंने कंप्रोमाइज किया PTI की वजह से, और मेरा ख्याल है कि अगर ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर्सन स्पेसिफिक नहीं आएगी तो मौलाना साहब भी इसी तरफ जाएंगे। ठीक है, PTI की वजह से उन्होंने ये किया, और अब लगता है कि PTI की वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने ये बयान भी दे दिया है काशिफ साहब कि तो जो 11 अरकान थे ये खरीदे की जरूरत क्या थी अब ये बयान देने की, जब एक चीज़ जो है वो हो चुकी है। ओके फाइन, नेक्स्ट जब 27th अमेंडमेंट हो रही होती उस वक्त अगर वो इस तरह की बात करते तो कुछ समझ में आता, लेकिन अभी क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्मा, अभी इसलिए कि पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने ये तासुर दिया कि जी मैंने बहुत कोशिश की है आईनी अमेंडमेंट को, उसमें से बहुत सारे नुकात निकाले, ये किया वो किया, लेकिन अब जब तहरीक इंसाफ जो मौलाना फजल रहमान को मर्द मैदान, मर्द हुर और पता नहीं क्या क्या अलकाबात दे रही थी, जब आईनी तरमीम हो गई तो उसी सोशल मीडिया ब्रिगेड ने जब मौलाना फजल रहमान साहब का रगड़ा निकालना शुरू किया तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा भाई आप अजीब बात कर रहे हैं, मैंने तो आपकी फेवर की है, अगर मैं वोट नहीं देता तो उसके बाद जो आईनी तरमीम आनी थी ज्यादा खतरनाक होती वो इतनी खतरनाक होनी थी कि PTI में सिर्फ अल्लाह का नाम बचना था। ये एक्चुअल मौलाना फजल रहमान साहब के पास। बिल्कुल। अब मामला ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने इंटरवीन क्यों किया। मौलाना फजल रहमान साहब
अब ये तासुर दे रहे हैं तहरीक इंसाफ को कि मैंने आप लोगों पे एहसान किया आईनी तरमीम में वोट देके, आप मुझे रगड़ा दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। अच्छा, अब जिस वक्त हम यहाँ बैठ के आपके प्लेटफॉर्म में मुतअद्दिद बात मैं कह रहा था कि नंबर पूरे हैं, 10 तारीख तक आईनी तरमीम होगी, उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा SCOs के बाद ले जाए, उसके बाद उन्होंने कहा जी नंबर नहीं है, नंबर पूरे थे। आज मौलाना फजल रहमान साहब खुद कह रहे हैं 11 MNA मौजूद थे। ये भी बताया 4 सेनेटर मौजूद थे, 4 सेनेटर भी तहरीक इंसाफ के मौजूद थे उनके पास। इससे बढ़ के जिस तरह मेंगल साहब के 2 सेनेटर ने वोट दिए, ऐसे फजल रहमान साहब की जमात के लोग भी वोट देने को तैयार थे। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि वोट भी चले जाएंगे, आईनी तरमीम भी हो जाएगी, मेरे हासिल वसूल भी कुछ नहीं होगा। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने जो हासिल वसूल किया है इस आईनी तरमीम के अगेंस्ट, उसकी तफसीर हाफिज साहब बता चुके। अब वो लोगों को ये बता रहे हैं कि मैंने हासिल कुछ नहीं किया, मैंने एहसान तहरीक इंसाफ पे किया कि आईनी तरमीम वो नहीं हुई जो नून लीग का एक्चुअल मुसवदा था। अगर वो हो जाता तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता। ये जो भी तोजी पेश करे तहरीक इंसाफ एक तो इसको मानेगी नहीं। दूसरी बात, तहरीक इंसाफ खुद सहूलतकारी करेगी 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में। वो कैसे करेगी? जिन 11 लोगों को आपने शोकाज दिए, जब वो आपके हैं नहीं तो शोकाज क्यों दे दिए? उनको पार्लिमानी पार्टी में आप आने नहीं दे रहे। जब आप उनको ऑन नहीं करेंगे तो दूसरी तरफ जाके बैठ जाएंगे तो फजल रहमान साहब की जरूरत नहीं रहेगी। फजल रहमान साहब क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा ये कह रहे हैं मैं कॉल दे दूंगा, 27वीं आईनी तरमीम हो नहीं पाएगी। 27वीं आईनी तरमीम इसलिए होनी है जो नुकात मौलाना फजल रहमान साहब ने निकलवाए हैं, और आपको बहुत जल्द बताऊंगा कि वो किसके कहने पे निकलवाए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने तहरीक इंसाफ कहने पे नहीं निकलवाए, जिनके कहने पे निकलवाए हैं उनसे अकेले मीटिंग करते रहे हैं। फिर ये सफाइयां भी किसी और के लिए दे रहे हैं। तासुर ये दे रहे हैं कि मैं इसमें हक में नहीं, और अगर आपको मैं अच्छा नहीं लगता तो फिर 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, आप खुद रोक लें। अच्छा, जिस तरह से काशिफ ने कहा ताहिर नईम मलिक साहब कि पीटीआई को कहीं ना कहीं वो, और पीटीआई के सपोर्टर्स को, उनके वर्कर्स को वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मैंने जो कुछ किया था वो पीटीआई के लिए किया, ये मेरी पीटीआई के लिए बड़ी ज़्यादा एफर्ट्स हैं। और जिस तरह से उन्होंने भी कहा, उन्होंने खुद भी कहा अपने बयान में, जिसका जिक्र काशिफ साहब भी कर रहे थे, कि अगर मैं ना सपोर्ट कर रहा होता है सारे मामले में पीटीआई को तो कोई मुसवदा जो है वो बहुत ही गंदा हो सकता था, यानी पीटीआई के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता था। ये सारी चीज़ें करने की मौलाना साहब को ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, ये हमें समझा दीजिए ना। उनकी अपनी एक जमात है, अपनी एक से है, अपनी एक अहमियत है। बिलावल भुट्टो जैसे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं उनके वालिद के बाद, तो फिर मौलाना साहब को ज़रूरत क्यों है? क्लियर रहें, फेयर रहें, चलते रहें। सियासत में बेहतरीन आउटकम होती है विन विन आउटकम। विन लूज आउटकम कभी भी बेहतरीन आउटकम नहीं होती। तो मौलाना जो है, अब अगर हम 2 साल पीछे रिवाइंड करें तो मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आ नहीं सकते थे और उनकी कुछ मजबूरियाँ थी, पार्टी बेयारो मददगार थी। तो मौलाना फजलुर रहमान PDM के सरबराह थे, वो रोड पे प्रेशर भी डालते थे, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जरदारी साहब जेल में थे, नैब की हिरासत में थे, वो करते थे। और इस वक्त जब इंतखाबात के बाद मियाँ नवाज शरीफ के बाद वो भी माइनस हुए, तो अब उन्होंने अपने आप को कैसा रेलिवेंट किया विद इन 1 ईयर, इस पे आप देखें। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने तो इजलास भी बुला लिया, और इजलास फिर क्यों मुलतवी करना पड़ा, और ड्राफ्ट में तब्दीलियाँ क्यों करनी पड़ी, हज़फ करनी पड़ी, तो मौलाना की बात में कुछ वज़न भी है। और अगर सब कुछ इसमें मौजूद है, हर खुश्क व तर मौजूद है, तो फिर 27वीं तरमीम क्यों आ रही है? और चौथी बात यह है कि अगर किसी पार्टी के लोग टूट गए हैं, ये हो गया है, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि एक रुकने असम्बली अपने हल्के के अवाम का नुमाइंदा है, उस पर दबाव क्यों है? जो माशरा मीडिया पे, पार्लियामेंट पे, सिविल सोसाइटी पे दबाव कबूल कर लेता है, वो अमरीयत का हामी होता है। तो दबाव को तो हमने ये कहा है कि ये नॉर्मल है, दबाव कबूल करके कह रहे हैं। तो बात ये है, तो अगर इस दलील पे हम जाएंगे तो माजी में नून लीग के अंदर जो ग्रुप बने, क्यू लीग, फॉरवर्ड ब्लॉक, पीपल्स पार्टी, पैट्रियाट, तो उस दिन इनके क्या तासरात, जो ताकतवर होगा वो बाजू मरोड़ेगा। अब असल सवाल की तरफ आते हैं, आइन किसका है? आइन मेरा और रियासत का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो आपने इस तरह उसको एक खुफिया सहीफे की तरह रखा है, उसकी तो गली मोहल्लों में, यूनिवर्सिटियों में और डिफरेंट फोरम्स में उसके ऊपर सेमिनार होने चाहिए, क्योंकि वो मेरे मुतालिक है, मेरे राइट्स हैं उसमें, मेरी रियासत से मुतालिक नहीं। लेकिन ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना मलिक साहब कि उसमें चेंजेस जब किए जाते हैं, कोई तरमीम की जाती है, तो मेरे आपके लिए तो नहीं की जाती ना,
वो तो सियासतदान अपने लिए कर रहे होते हैं। अगर मेरे और आपके लिए इतना वो समझते हो उसको अहम हमसे शेयर करना उसको, तो फिर तरमीम भी कुछ हमारे लिए भी होती हुई हमें दिखाई दे, लेकिन ऐसा नहीं है। कि उनकी तो मजबूरियां होंगी ना, मैं यहाँ सियासतदान हूँ ना, मीडिया की मजबूरियां होनी चाहिए ना, हम जैसे आज़ाद ख्याल गैर जानिबदार तजियाकारों की मजबूरी। ये आइन किसका है? ये रियासत और अवाम। ठीक हो गया, ठीक हो जब गया, रियासत और अवाम का है तो फिर उनके जानने का हक है। बहुत शुक्रिया जी। ताहिर साहब मौजूद हैं, दीगर हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे तो हम सानिया 9 मई के हवाले से बात कर रहे होंगे। एक बड़ी खबर इस हवाले से आई है, क्या खबर है उस पर डिस्कशन करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक जी। अब बात होगी GHQ हमला केस की। बानिए PTI और दीगर मुल्जिमान पर 27 संगीन नौयत की दफात लगाई गई। कई समातें हुई, पेशियां, गवाहियां, छापे, गिरफ्तारियां और 17 माह इसी तरह बीत गए, लेकिन मुल्जिमान को सजा नहीं हो सकी है। आज भी अदालत लगी और फर्द जुर्म की कार्रवाई 8 नवंबर तक मौखर कर दी गई। मुल्जिमान पर संगीन नौयत के इल्जामात हैं। GHQ का गेट तोड़ने का इल्ज़ाम है, फौरी जवानों से मज़ाहमत करने का इल्ज़ाम है, तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम है, अस्करी अमलाक को नुकसान पहुँचाने समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं। लेकिन PTI को इस बात की तरदीद करना पड़ रही है कि हमला आवर तहरीके इंसाफ के कारकुनान थे ही नहीं। इसमें सदाकत कितनी है, इस बात की जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। केस जो है वो ज़ेर समात है, लेट्स सी उसमें क्या होता है, लेकिन डिस्कशन हमें इस पर करनी है। तो मैं चाहूँगी कि इस डिस्कशन का आगाज़ जो है काशिफ रफ़ीक साहब मैं आपसे करूँ। ये तारीख पे तारीख 17 महीने गुजर गए, बड़ा एक कहा जाए कि बड़ा एक सेंसिटिव मामला है, तो आपको लगता है कि इसमें वाक़तन सज़ा हो रही होगी? लेकिन मैं यहाँ पे एक बात को इससे लिंक करना चाहूँगी। जब हम CBM की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर CBM हो रही है तो फिर कहीं ना कहीं ये मामला जो है ये तातुल में जा सकता है। देखिए अस्मा, अगर CBM ना हो रही होती तो फिर तारीख पे तारीख ना हो रही होती, क्योंकि ये जितना ओपन शट केस है, जितनी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, जितना इसकी सारी फुटेजेस सामने है, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, अगर सब साफ है, उसमें कोई अभाव है तो बात तो फिर हो। यहाँ पे गासा मौजूद है, खुद तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान असम्बली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए ये कह चुके हैं कि वो इस सारे मामले में जब शामिल हुए तो किस तरीके से उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी गई, कौन इसका मूवर था, कौन किसने प्लान किया और कैसे कैसे प्लान हुआ, और वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो फिर 17 माह से तारीखें क्यों पड़ रही हैं? जो अब जब ये तहरीक इंसाफ थोड़ा सा ब्लो अप करती है, थोड़ा सा दबाव बढ़ाती है, तो फिर इधर से GHQ हमला केस समेत बहुत सारे केसेस हैं 9 मई के, और ये 9 मई का सानिया जो है इसको कौमी सानिया करार दिया गया है, ये याद रखना चाहिए। और मैं इस बात पे कन्विंस हूँ, ये टेस्ट केस है रियासत पाकिस्तान का, ये टेस्ट केस है हुकूमत पाकिस्तान का, और ये टेस्ट केस है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का, कि अगर वो समझते हैं इसमें नहीं है, वो तो कहते हैं हमने किया ही नहीं है, आए कहें ना, स्क्रीन पे कहें। ये जब तक स्क्रीन पे, ये मेरी बात रिकॉर्ड में रख लीजिएगा, जब तक ये स्क्रीन पे आके माफी नहीं मांगेंगे इनकी जान नहीं छूटेगी। ये रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है, GHQ के गेट पे हमला हुआ है, ये को किसी PTV पे हमला नहीं हुआ। यहाँ पे तो पार्लिमान को भी तोड़ा गया, रौंदा गया, उस पे हमले किए गए। ना पार्लिमान पे हमला करने वाले को माफ करना चाहिए था, ना PTV पे हमला करने वाले को माफ करना चाहिए था। अगर उस वक्त उनको सजा होती तो ना ये GHQ का सानिया होता। सो 9 मई के जो वाकयात हैं, इसके ऊपर फर्द जुर्म लगनी है, चीजें होनी है। डिले क्यों हो रहे हैं? डिले सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि पहले एक तय था प्लान कि हमें ये अचीव हो जाएगा, हमारा चीफ जस्टिस आ जाएंगे, हमारे आर्मी चीफ आ जाएंगे, हमारे कोई और जज साहब आ जाएंगे, हमें रिलीफ मिल जाएगा। ये तहरीक इंसाफ के अकाबरीन की एप्रीहेंशंस थी। अब उन्हें पता लग गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 उनके प्रोजेक्ट फेल हो गए, 26वीं आईनी तरमीम हो गई, 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त है। अब CBM जोर इसलिए पकड़ रहे हैं कि हम आपके कहने के मुताबिक चलने को तैयार है, चीज़ें करने को तैयार है। और जिसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि अगर CBM नहीं हो रहे तो क्यों बुशरा बीबी नहीं बोलती, क्यों अलीमा बाजी नहीं बोलती, क्यों उनके अकाबरीन असल बात नहीं बता रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनको वो लोग जो बहुत बोलते थे बिल्कुल खामोश हैं। वो इसलिए खामोश है, उन्हें बता दिया गया कि भाई CBM शुरू हो रही है, हो चुकी है, इसमें हमने आहिस्ता आहिस्ता डील को मिच्योर करना है और उसी में हमें बचत होनी है। इस वजह से तारीख पे तारीख पड़ रही है। जहां पे CBM टूटे फिर तारीख पे तारीख नहीं होगी, फिर फर्द जुर्म होगी। नईम साहब, मैं चाहूंगी आप इस पे कमेंट कीजिए। मैं कहता हूँ कि ये अगर इनकी दलील मान ली जाए तो निज़ाम इंसाफ पे तो बहुत बड़ी उंगलियां उठा दी हैं। तो यानी 2 ताकतवर लोग आपस में समझौता कर लें, तो ये हाफिज साहब बैठे
तो अदालत हस्बे मंशा, जिस तरह नैब के मुलजमान मुजरमान को वही नैब जो मुकदमात बनाता है कहता है जी ये मुकदमात गलत बने और इनकी अब बेल है, तो इंसाफ का अदले इंसाफ का अच्छा मेयार बना रखा है। यानी हमला GHQ पे हुआ काबिल मजम्मत है, लेकिन एतमाद साजी के लिए हम ये कर रहे हैं। तो फिर एतमाद साजी के लिए क्या हमें APS पेशावर के बच्चों का खून भी माफ़ कर देना चाहिए? और कितने वाक़यात मेरे जहन में आ रहे हैं, दहशत गर्दी के, अफवाज पाकिस्तान के मासूम लोग शहीद हुए। अब हम अपने इन कौमी सानों का मजाक कैसे बनाते हैं? जो लोग बीच में तहरीक इंसाफ के मुलविस थे वो एक 5 स्टार होटल में दूसरी पार्टी में गए, इस्तेहकाम पार्टी, उनको अदालत से भी रिलीफ मिल गया, उनके कागजात भी रिजेक्ट नहीं हुए, कंपेन भी किए, मैं भी हिस्सा लिया, बहुत सारे आज असम्बली में बैठे हैं, कहते हैं तो मैं नाम ले लेता हूँ। तो फिर जब हम खुद इस तरह सीरियस हैं इन मुकदमात के साथ कि हम लोगों को कह रहे हैं कि जो इधर आएगा वो दिलदार है और जो उधर रहेगा वो गद्दार है, तो ये सारा इन खुदारा इन संजीदा मुकदमात को मजाक मत बनाइए। ठीक है, नहीं लेकिन देखिए अगर इसमें कुछ डिले हुआ है 17 महीने का, तो कुछ ना कुछ वजूहात तो होंगी ना। मैं चाहूंगी आप बता देना। इस पे बात करता हूँ। इस्लामाबाद में एक बच्ची नूर मुकद्दम मर्डर होता है, उसके वालिदैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद प्रेस क्लब में कि 1.5 साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट में तारीख नहीं लगी, जो फूल अभी खुश्क नहीं हुए, जो चीफ जस्टिस जाता है खराज तहसीन साफी मीडिया और वकील वो फूल ताज़ा लेके, ये फूल किसको चढ़ाएं? जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है उसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में दुनिया के 3 बदतरीन मुल्कों में, और हर किसी को हम खुशामदियों और मदारियों की तरह खराज तहसीन के फूल उठाए। हम और जस्टिस डोगर से इफ्तिखार चौधरी तक हम सबको खराज तहसीन पेश करते हैं। हाफिज साहब हमारे साथ हैं। क्यों हो रहा है ये डिले? आप हमें समझा देना, क्या हुआ पेशियों में, क्यों हुआ, अब फर्द जुर्म में फिर एक वो टाइम दे दिया गया? एक तो ये है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है वो डिसफंक्शनल है, उसके अंदर कोई जान नहीं है, चाहे उसकी प्रोसिक्यूशन वाली साइड है, चाहे उसकी इन्वेस्टिगेशन वाली साइड है, और चाहे उसका जुडिशल वर्क है। और वो रिफ्लेक्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर हर प्रोविंस के अंदर होता है। और उसके अंदर आप चले जाएं, आपकी आउटडेटेड लेजिस्लेशन है, आपकी प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं है, आपके जजेस जो हैं उसके अंदर या स्ट्रेंथ पूरी नहीं है, या जजेस उसके अंदर डिले करते हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो इस सारे फैक्टर्स का एक है कि हमारी सिमत जो है वो ठीक नहीं है, और उसी का रिजल्ट्स के निकला ये है कि हम दुनिया के हर इंडेक्स के अंदर जो है वो नीचे से नीचे हैं। और अभी जिस तरफ इन्होंने इशारा किया है कि साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान जो है वो दुनिया यानी कि साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं वो अफ़गानिस्तान जो है वो हमारे साथ है। और अफ़गानिस्तान चूँकि शायद उन्होंने इसलिए रखा हुआ है कि उनका एक फॉर्मल जस्टिस सिस्टम ही कोई नहीं है। हमसे भूटान आगे, बांग्लादेश आगे, मालदीव आगे, श्रीलंका आगे, और जो हम ये एक जुडिशल अपॉइंटमेंट्स की वजह से हम इंडिपेंडेंस और जुडिशरी कह रहे हैं, इंडिया जो है उसके अंदर एग्जेक्टिव अपॉइंटमेंट्स करता है और वो 77 नंबर पे है, हम 130 नंबर से नीचे हैं। ठीक है ना सर, ये तो हो गया ना, केस पे आ जाते हैं लेकिन ना। आसमा जो इस चीज़ के अंदर है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक और क्लासिक केस है कि जिसके अंदर पाकिस्तान के एक रियासती इदारे के ऊपर आपने एक मॉब की सूरत के अंदर गए हैं और उसमें बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल एक्ट जो है वो क्रिमिनल एक्ट है। उसके अंदर जाके अगर आप 17 माह के बाद जो है अगर आप सिर्फ चार्ज फ्रेम आज तक नहीं हुआ, तो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इन सारे उस प्रोसेस के ऊपर कि जिसको अब आपको रूट अप जो है वो करना पड़ेगा। शराज साहब मैं आपको ऐड करना चाहूंगी, टाइम कम है ना। हाफिज साहब मैं दोबारा आपके पास आती हूँ ब्रेक के बाद। शराज साहब आपको ऐड करना चाहूंगी, निज़ाम इंसाफ पर सिर्फ ये क्वेश्चन मार्क है या कुछ और शख्सियात कह लें या कुछ और इदारों पर भी ये क्वेश्चन मार्क है जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ख़ास तौर पे इस सानहे को लेकर, सानहे 9 मई के हवाले से जो प्रोसीडिंग्स इस तरह से चल रही हैं? तानिया, 9 मई में जो असल मुल्जिमान है ना, जो पीटीआई भी अलर्ज करती है, पहले उसका सुराग तो लगाएं। और वो सबको पता है कि वो कहाँ से मिलेंगे। कई वीडियोस बाद में आएंगे ये हमारा नहीं है, ये किस डिपार्टमेंट का है, महकमा ज़राअत का है, कि कहाँ का या क्या है, वो चीजें फिर निकलती रही। नंबर 2 कि जो बात हाफिज साहब और ताहिर साहब ने भी कही कि डेफिनेटली देखें, अगर आपने उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो आपके ऊपर तो सारे चार्जेस विड्रॉ हो गए, आप क्लीन चिट हो गए, आपने एक और पार्टी को जाके ज्वाइन कर लिया, फिर ये भी निज़ाम इंसाफ नहीं है। नंबर 3, हमें इस चीज को रियलाइज करना है कि कोई शवाहिद और सबूत अदालतों में पेश नहीं किए जा रहे, क्योंकि ये केसेस हैं ही नहीं।
जो जिम्मेदार गिल्टी लोग हैं आप उनको पकड़ें, आप उनका सुराग लगाएं, पहले तो पकड़ें तो बाद में। और जो बेगुनाह आपके हाथ जहां जहां आए हुए हैं, जितनी दिहाड़ियां, जितनी तबाही इन 9 मई के वाकयात में पंजाब पुलिस और बाकी इदारों ने लगाई, वो सबको पता है कि क्या उन्होंने तबाहियां मचा दी। क्या बच्चा, क्या मर्द, क्या बूढ़ा, क्या खवातीन, किसी का लिहाज उन्होंने कुछ नहीं किया। और स्टेटमेंट्स टीवियों पे पड़ी हुई हैं, सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं। कमिंग बैक, अभी पेशावर हाई कोर्ट ने भी, पेशावर दहशतगर्दी कोर्ट ने भी बरी किया है और यही स्टेटमेंट है कि जनाब जो इल्जाम थे वो गलत है, प्रोसिक्यूशन उसे प्रूव नहीं कर सकी। सेम गोज हम लाहौर में भी देख रहे हैं, हाजिरियों पे हाजिरियां, पेशियों पे पेशियां, सेम गोज ओवर देयर। और रियलिटी क्या है, ये केसेस पुलिस ने बनाए, मद्दई पुलिस है, फोर्स किया जा रहा है। प्रोसिक्यूटर्स कहते हैं कि एविडेंस ही पुलिस लेके नहीं आ रही। पुलिस एविडेंस कहां से लेके आए जब पुलिस के पास एविडेंस ही नहीं है, जब वाकयात कुछ नहीं हुए, बनाए गए हैं, घड़े गए हैं। सारा सानिया 9 मई में शराज साहब, कुछ वीडियोस तो मीडिया ने भी चलाए ना, कुछ तो हमारे अपने चैनल्स पे भी चलते रहे हैं, दीगर चैनल्स पे भी चल रहे हैं, उसमें तो पीटीआई के लोग हैं ना शराज साहब। देखिए आसमा, मैं गुजारिश करता हूं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल पीटीआई के कई लोग उसमें शामिल हैं जी जी, मगर जो प्रोवोक किया गया, जो उनके साथ मिलके मास्क पहने, वो कौन लोग थे जिनको आज तक सुराग नहीं लगाया जा सका। ये क्या बात हुई, आपको कोई प्रोवोक करेगा और आप इस तरह के सानहे में मुलव्वस हो जाएंगे? नहीं, अब इसमें पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जब प्रोवोक किया जाता है और सेंटीमेंट्स होते हैं लोगों के, तो फिर इजी, ये मॉब साइकी ये है कि आप लोगों की सेंटीमेंट से खेलते हैं और वो उसमें बह जाता है। तो दैट इज हैपनिंग तो ओवर जो बह गया उसको कुछ सजा तो होनी चाहिए ना शराज साहब, बहने की सजा भी तो होनी चाहिए ना। आई एम नॉट डिफेंडिंग देम। जी जी हाँ, if they are a part of this, if they are a part of this sin, they are supposed to be punished, ठीक है, they are supposed to be prosecuted, मगर ठीक है, जो इन्वॉल्व है उनको सजा होनी चाहिए। हाफिज साहब 30 सेकंड्स में अगर आप कह सकें मुझे ब्रेक लेना है। यही एक वो चीज़ है कि जिसके अंदर हम आप एक जो क्रिमिनल एक्शन है उसको पॉलिटिकल नैरेटिव की तरफ ले जाते हैं और वही पॉलिटिकल नैरेटिव जो है इस सारे प्रोसेस को ख़राब करता है। अब आप ये देखें कि एक इंसिडेंट हुआ है, सारी दुनिया ने देखा है, लोग गए हैं और वहाँ पे जाके एक एक्शन आया है और अब आगे हम ये कहें कि नहीं उसके अंदर एक कॉन्नाइवेंस आई है, तो ये किस तरह मुमकिन है? दूसरा उस चीज़ के अंदर है, मैं ये समझता ये हूँ कि पुलिस की इसके अंदर बहुत बड़ी इनएफिशिएंसी है कि उन्हें किसी न किसी जगह इसको रोकना चाहिए था, लेकिन अगली साइड पे जाके आपको एक रिस्ट्रेंट भी आता है और वो रिस्ट्रेंट ये है कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट या आपकी फौज ने वहाँ पे रिस्ट्रेंट किया। क्या वहाँ पे जाके अगर वो एक्शन आता और उन सारों के साथ जो एक उनकी ट्रेनिंग है उसके अंदर जाता, तो क्या इस मुल्क के अंदर चीज जो आगे की तरफ नहीं जानी थी? मामलात बहुत खराब हो सकते थे, उनको संभाला गया। तो देखे ना कि हम उस चीज को आसमान किसी तरफ लेके जाए, मैं इनका मतलब ये है ठीक है, फिर उसको बहकाने का लफ्ज नहीं देना चाहिए ना। देखे ना, देखे प्रोवोकेशन अगर आप देख लें, प्रोवोकेशन आप देख लें, जब से पीटीआई गवर्नमेंट से निकली है अप्रैल 2022 से, एक नैरेटिव जो है वो प्रोवोकेशंस का अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट या अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन बना है और वही वो अल्टीमेट चलता चलाता आपको उस स्टेज पे ले गया कि जिसके अंदर आपकी अभी भी क्लियर कट नहीं है। क्या पीटीआई या पीटीआई की जो लीडरशिप है उसकी डाइकोटमी नहीं है? एक तरफ उससे डिस्टेंस करते हैं, दूसरी तरफ उसे कहते हैं इन्वेस्टिगेट कर। भाई आप उसको अलग कर देना। अगर एक ने ये काम किया, उलझाए जा रहे हैं मामलात को सुलझाने की बुनियादी वजह ये है। ब्रेक लेना है हाफिज साहब, मुझे ब्रेक लेना है, रियली सॉरी। ब्रेक के बाद आ जाते हैं ना, फिर कुछ इजहार ख्याल जो है आप तब के लिए रख लीजिएगा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो एक और अटैक की हमें बात करनी है, जैसे कि हमने शुरू में प्रोग्राम के बात की थी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले सानिया 9 मई की बात हो रही थी, लेकिन एक हमला और हुआ है और ये गुज़श्ता रोज़ लंदन में हुआ है। पीटीआई के कारकुनों ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की गाड़ी को घेरा। ये हमला जो है ये मिडल टेम्पल पर किया गया और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी, वो हमें बड़े एक्शन में दिखाई दिए। उन्होंने वाक़े का सख्त नोटिस लिया, कहा कि उनके पासपोर्ट जो हैं वो मुअत्तल कर दिए जाएँ, उनके जो वीज़ाज़ हैं उनको वहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए, जो चीज़ें उनके खिलाफ और शनाख्ती कार्ड के ज़रिए मुल्ज़िमान की निशानदेही की जाए, फिर उनको गिरफ्तार किया जाए और पाकिस्तान उनको लाया जाए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अहकाम उनकी जानिब से हैं, लेकिन ये हुआ क्यों है? और पीटीआई का ये जो तर्ज अमल है ये हमारे मुआशरे पर किस तरह के असरात डाल रहा होगा, इस पर मैं बात करूंगी। हाफिज साहब, मैं चाहूँगी मैं पहले आपकी तरफ आ जाऊँ, मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा, ये जो पहले मैं इस पे एक्शन पे तो मैं बात कर चुकी हूँ, रिएक्शन पे मैं बात करना चाह रही हूँ जो मोहसिन नकवी साहब की तरफ से आया है। ये सिर्फ इसलिए नहीं लगता कि इतना शदीद उन्होंने रिएक्शन दिया है कि उनको पता है कि नवाज शरीफ के साथ वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें जो है उनको रोका जा सके? मुझे ऐसा लगता है। हाफिज साहब
आपसे पूछ रही हूँ सर। आप अच्छा, हाँ, मैं इसमें आऊँगा। एक तो आसमा ये है कि इसे जितना भी कंडेम किया जाए वो उतना कम है। इसके अंदर ये है कि क्या हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो इस काम के लिए रह गए हैं कि यहाँ से कोई भी आपका पॉलिटिकल लीडर जाए। पहले मरियम औरंगजेब नहीं, आपको याद होगा, तो उनका हक है उस ना वक्त हाफिज साहब? नहीं, बात हुई कि इसलिए रह गए हैं? देखिए दुनिया के अंदर हम आसमा मैसेज क्या देना चाहते हैं, क्या इस मैसेज करने से जो है, कि हम नाराज हैं इस बात पे जो आपने किया? देखिए नाराजगी का ये तरीका ये है कि आप एक पाकिस्तान का कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है या आपका कोई एक ऑफिस बैरियर जो है या कोई डिग्नेटरी आप जाएं और वहाँ के जाके ऊपर आपके सड़कों के ऊपर जो है और उसके बाद आप जाके जलसों के अंदर जो है या उन जगहों पे जाके करें, तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज को बिहेव करना चाहिए इस तरह के वो पाकिस्तानी है और उससे पाकिस्तान की इज्जत में कमी होती है, इजाफा नहीं। दूसरा ये है कि ये जो हमारा सोशल मीडिया है इसके अंदर PTI को भी ये कहना चाहिए कि इस तरह की चीजें जाके और उनको इस लेवल पे लेके जाना, अभी वो यहाँ से गए नहीं और देखें कि आप होता कि और फिर आपने इस तरह की वीडियोस चलाई जब वो जहाज के अंदर जा रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है ये हमें जेब नहीं देता। आप एक क्रिटिसिज्म करें, आपको एक शख्स अच्छा नहीं लगता, आपको उसके फैसले अच्छे नहीं लगते, लेकिन खुदारा जो है इंस्टीट्यूशंस को या पर्सनैलिटीज को इतना टारगेट ना करें कि जिससे ये लगे कि आप वो सारी लिमिट्स को एक्सीड कर गए हैं, कि जो लिमिट्स जो हैं किसी भी एक रिस्पेक्टेबल मुआशरे के लिए या रिस्पेक्टेबल कंट्री के लिए जो है वो इस तरह की चले जाएं कि दुनिया के अंदर जो है वो जग हसाई हो। और इन एक्शन से जो है जो जितने भी दूसरे लोग हैं वो वक्ती तौर पे तो शायद आपको प्रमोशंस भी मिल जाती है, आपकी वो उस तरह ये कहते हैं कि वायरल भी एक चीज़ हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली मैं समझता ये हूँ कि ना ये पाकिस्तान के मफाद में है, ना ये पर्सनैलिटीज़ के मफाद के अंदर है और ना ही ये पोलिटिकल पार्टीज़ के मफाद के अंदर है कि आप जो शख्स आपके हथे चढ़ गया है, आपने ये समझ लिया है कि जो फैसला हम करें, तो फिर आप क्यों इसे कहते हैं कि जी इंसाफ का निज़ाम, फिर आप खुद ही जज बन जाते हैं, आप खुद ही उसके प्रोसिक्यूटर बन जाते हैं, आप खुद ही उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप फिर ही उसको वायरल स्ट्रीमिंग के ऊपर लात डाल देते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हमें जो है एज ए पाकिस्तानी, एज ए रिस्पेक्टेबल और विद इन द लिमिट्स होके क्रिटिसाइज करें, लेकिन उस चीज़ों के अंदर लेके ना जाएं जिससे पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोगों की जो है या बजाते खुद जो कर रहे हैं उनकी भी जगह हसाई। ठीक है काशिफ साहब, आपको लगता है कि अगर ये सारा कुछ कर लिया जाता है जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा है, तो बहुत सारे मनाजिर लंदन के मुख्तलिफ जगहों पर जो हम देख रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं रुक रहे होंगे? देखिए, आप जो मर्जी सजा दें, जो मर्जी उसका ऐलानात करें, फ़र्क नहीं पड़ता। मामला बड़ा क्लियर। अगर इस मुल्क के लोग जो फैसला साजी में है, अगर तो वो प्रो PTI, प्रो बानी तहरीक इंसाफ फैसले कर रहे हैं, उनको रिलीफ दे रहे हैं, तो आप ठीक, आप हक पे हैं, भले झूठे भी हैं। और अगर आप मुखालिफ हैं और आप हक पे भी हैं तो आप झूठे हैं। ये एक डिवीजन क्रिएट कर दी गई है, ये डिवीजन क्रिएट कर दी गई है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एयरपोर्ट के ऊपर को 10-20 लोगों को वो जमा करके उनके साथ मिस हैंडलिंग करवाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कल नून लीग वाले भी कर सकते हैं, ये कल JUIF वाले भी कर सकते हैं। लेकिन आपको देखना ये है कि क्या आपकी इखलाकी वैल्यूज़ ये है, एहतजाज कीजिए, क्रिटिसाइज़ कीजिए, तरीक़ाकार कीजिए। अच्छा, आप गाड़ी पे हमला कर दें, आप अंडे टमाटर मार दें, उससे क्या हो जाएगा? आप ये तासुर दे रहे हैं, बाद में भी पता ये लगता है कि वो लोग जेलों में हैं, सजाएं भुगत रहे हैं और पीछे पार्टी नहीं खड़ी। ऐसे 20 केस नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और बहुत सारी जमातें हैं कि जिनके वर्कर कसम पुरसी की हालत में मर गए, जिनके वर्कर जेलों में हैं। इन लीडरशिप के पीछे पूछने वाला कोई नहीं है। खुदारा नौजवान नस्ल को इस तरफ ना लेके जाएं कि उनके मुस्तकबिल तारीख हो जाए। क्या हुआ 9 मई के वाकये में? कितने घरानों के बच्चे, खवातीन, बूढ़े, जवान सब उस ज़द में आए। कोई झूठा था या सच्चा था, फैसला तो अदालतों ने करना है और अदालतें जब दिल करेगा फैसला करेंगी। अदालतों के अदल इंसाफ पे बात करें तो तौहीन अदालत लग जाती है, यहाँ पे बात करें तो मसला, ना करें तो मसला। तो आपने अगर ये सारा काम कर लिया है तो आपने अपनी तरबियत का बताया है कि आपकी लीडरशिप ने आपको क्या तरबियत दी है। शराज असनाद साहब, क्यों तरबियत नहीं कर पाए PTI वाले अपने लोगों की, अपने कारकुनान के? देखिए, कुछ मुझे आपने 2 मिनट देने हैं। मैं 2 मिनट ही है सर आपके लिए। प्लीज प्लीज प्लीज। नंबर 1, जी जी, जो कुछ हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, मगर वो पंजाबी में कहते हैं ना, जिन्होंने खा दिया गाजरा टेडो ना ते पीर, जो करोगे वो भरोगे और कहीं ना कहीं तो लोगों का रिएक्शन आएगा। क्या PTI को यहाँ पे फुल फ्लेज दिया जाता है ग्राउंड प्रोटेस्ट करने के लिए? 600 रोडे अटकाए जाते हैं, बाकी किए जाते हैं। देखिए, आइदर दे आर फ्रॉम द PTI और दे आर फ्रॉम एनी अदर पार्टी, वी हैव टू रियलाइज के
लोगों के अंदर एग्रेशन है, लोग समझते हैं कि जो साबिक चीफ जस्टिस साहब ने किया वो सही नहीं किया। हाँ, एहतजाज का तरीका गलत था, पर्सनल अटैक्स नहीं करने चाहिए थे और ये गलत हुआ, मगर उसमें ये रिएक्शन साबित करता है कि आपकी कितनी इज्जत है। आप एक जब पाकिस्तान की टॉप नॉच पोजीशन से उतर के आपके अंदर इतनी जुर्रत नहीं है या आपके अंदर इतना हौसला नहीं है कि आप लोगों में जा सकें, क्योंकि आपको पता है कि व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस यू हैव मेड ओवर देयर, आपने क्या किया, जो किया है आज आपको उसको भुगतना पड़ रहा है। हाँ, फिर कह रहा हूं कि ये तरीकेकार प्रोटेस्ट का नहीं होना चाहिए था। नंबर 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ब्लॉक कर देंगे, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं है मुल्जिमों के हवाले से और बाकी सब कुछ, और कितने ये इन्फ्लुएंशियल है वहां पे ब्रिटिश ओरिजिन पाकिस्तानी, वो सबको पता है। आगे मोहसिन नकवी साहब की फैमिली भी कहां पे जाती है, ये बाकी लोग हैं वो भी हैं, मल्टीपल चीजें हैं। ये एक थ्रेट्स हैं कि जनाब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, वो ब्रिटिश नेशनल्स हैं, दे आर द ब्रिटिश नेशनल्स एंड पाकिस्तान इज देयर सेकंड ऑप्शन नाउ। तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने शहरियों का साथ देगी या वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का साथ देगी। तीसरी चीज जो काशिफ ने कहा, देखें ये फैक्ट है कि 9 मई में जो कुछ हुआ, कई गरीब लोग अंदर पकड़े गए, मगर कहीं ना कहीं पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, पार्टी की लॉयर्स उसमें पीटीआई के लोग अपीयर होते हैं। हाँ, वो लोग जो फौज की कस्टडी में है और उनके पास वहां पे आर्मी कोर्ट्स वाले मैटर है, वहां पे शायद उनकी उस तरह से एक्सेस रसाई नहीं है, मगर चीजें चल रही हैं। हमारे मुल्क में इंसाफ का निजाम बेहतर होगा। और वो काशिफ को पीटीवी तो याद है, काशिफ को बाकी जगह तो याद है, काशिफ को वो सुप्रीम कोर्ट का हमला बार बार भूल जाता है, उसको वो याद कराना पड़ता है कि भाई फिर इंसाफ वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के से स्टार्ट करो, उसके बाद अगर वहां पे आपने इंसाफ दिया होता तो फिर आगे आके सारी चीजें ऑटोमेटिकली पास ऑन करेंगे। चलिए 2 मिनट हो गए, दो मिनट हो गए शराज साहब, मुझे ताहिर नहीं मलिक साहब की जानिब जाना है। मलिक साहब, इसकी वजह ये है कि देखें जो पोलराइजेशन है और पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो कम नहीं हो रहा, तो वो हमें कम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। किस तरह से कौन करेगा? जो मामलात हो जो रहे हैं उसमें ताकतवर बढ़ता जा रहा है लोग मलिक हैं, साहब। अगर वो नफरत, इंतकाम और अना के असीर रहेंगे तो पाकिस्तान सफर करेगा। माजी की तारीख भी। सारे politicians तीसरा हैं। ये कहते हैं सारे सारे पॉलिटिशियन हैं, सरबराह हैं सियासी जमातों के। अब बात ये है कि देखें जो इदारे की बात की काशिफ भाई ने और हाफिज साहब ने, जी। मैं ये बताऊं कि पीपल्स पार्टी तो कहती है कि हमारे लीडर को, और सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करती है कि इंसाफ का कत्ल हुआ है। इंसाफ का कत्ल किसने किया है? जजों ने किया है। मियाँ साहब वो जख्म भूले ही नहीं है, वो असम्बली में हमें शेर भी सुनाते हैं और मुतसिब जजों के ऊपर वो उनका मुसलसल, तो वो तो इदारे को ही कह रहे हैं और आज इमरान खान भी ये कह रहे हैं। तो कुछ अपनी अदाओं पे भी गौर करना चाहिए। यही साकिब निसार साहब जब बाहर गए थे तो नून लीग के हामियों ने उनके साथ क्या की, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि बैरून मुल्क हैं, ये हमारे घर का मामला है। हमारे अदलिया के काबिल एहतराम सरबराहान है रिटायर्ड अस्करी इदारों के, उनके साथ मिसबिहेवियर नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिरी लाइन में ये लेने लगा हूँ कि सरकार जब किसी को रिटायर करती है तो उसको माकूल मरात और पेंशन देती है, साथ एक लफ्ज कहती है कि बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए। तो माशरे को सोचना होगा कि सब कुछ लेके प्लाट, परमानेंट, हैवी पेंशन, अगर आप बाइज्जत जिंदगी पाकिस्तान में गुजारने के काबिल नहीं है तो कम से कम एक दफ़ा शीशे के आगे खड़ा ज़रूर होना चाहिए। बस इसी बात पे आपके ताहिर नहीं मलिक साहब प्रोग्राम की क्लोजिंग करते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। शराज हसनात, काशिफ रफीक, हाफिज एहसान अहमद साहब, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं नाज़रीन।